नमस्कार विद्यार्थियों। हम अमरकांत के द्वारा लिखी गई कहानी डिप्टी कलेक्टर का अध्ययन कर रहे थे और यह जो कहानी है वह मध्यम वर्गीय व्यक्ति के मानसिक द्वंद्व को उभारती है। इस कहानी का क्या उद्देश्य है, इसकी क्या मूल संवेदना है, इस पर तो देखिए हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। कहानी का पठन हम कर रहे थे और कहानी में अब तक हमने पढ़ा कि कहानी का जो मुख्य पात्र है शकलदीप बाबू, वह पेशे से मुख्तार है और उनका जो बड़ा पुत्र है नारायण, वह डिप्टी कलेक्टरी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। पहले भी वह 2 बार यह परीक्षा दे चुका है लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। उसके पास अब की बार अंतिम अवसर है इस परीक्षा को पास करने के लिए और नारायण को पूरी उम्मीद है कि वह इस बार पास हो जाएगा, उसका डिप्टी कलेक्टरी में चयन हो जाएगा और नारायण डिप्टी कलेक्टरी की परीक्षा फिर से देना चाहता है। और इसी बात से देखिए शकलदीप बाबू की जो पत्नी है जमुना, वह उन्हें अवगत कराती है कि नारायण परीक्षा देना चाहता है तो उसके लिए फीस की ज़रूरत है। शकलदीप बाबू चूँकि मुख्तार थे और उनके मुख्तार की जो गाड़ी है वह भी सही तरीके से नहीं चल रहा था उनका जो पेशा, और इसी कारण देखिए उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। तो पत्नी जमुना की यह बात सुनकर कि नारायण डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा फिर से देना चाहता है, उसको सुनकर देखिए शकलदीप बाबू एकदम बिगड़ गए। जमुना की बात सुनकर वह एकदम बिगड़ गए। क्रोध से उनका मुंह विकृत हो गया और वह सिर को झटकते हुए कटहा कुकुर की तरह बोले, तो मैं क्या करूं? मैं तो हैरान परेशान हो गया हूं। तुम लोग मेरी जान लेने पर तुले हुए हो। साफ साफ सुन लो, मैं 3 बार कहता हूं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। जमुना कुछ न बोली क्योंकि वह जानती थी कि पति का क्रोध करना स्वाभाविक है। शकलदीप बाबू एक दो क्षण चुप रहे, फिर दाएं हाथ को ऊपर नीचे नचाते हुए बोले, फिर इसकी गारंटी ही क्या है कि इस दफ़े बाबू साहब ले ही लिए जाएंगे? मामूली एजी ऑफिस की क्लर्की में तो पूछे नहीं गए, डिप्टी कलेक्टरी में कौन पूछेगा? आप में क्या खूबी है साहब कि आप डिप्टी कलेक्टर ही हो ही जाएंगे? 3rd क्लास बीए पास है आप। 24 घंटे मटर गश्ती आप करते हैं, दिन रात सिगरेट आप फूंकते हैं। आप में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? बड़े बड़े बह गए। गधा पूछे कितना पानी, फिर कर्म कर्म की बात होती है। भाई समझ लो, तुम्हारे कर्म में नौकरी लिखी ही नहीं। अरे हाँ, अगर सभी कुकुर काशी ही सेवेंगे तो हंडिया कौन चाटेगा? डिप्टी कलेक्टरी, सच पूछो तो डिप्टी कलेक्टरी नाम से मुझे घृणा हो गई है। और होठ बिचक गए। तो देखिए बच्चों, नारायण के बारे में जब यह पता चलता है कि वह तीसरी बार डिप्टी कलेक्टरी की परीक्षा देना चाहता है, उस बात से शकलदीप बाबू थोड़ा झुंझला जाते हैं और उनका झुंझलाना स्वाभाविक भी है, क्योंकि मध्यम वर्गीय व्यक्ति जब कोई कार्य करता है और वह कार्य पूरा नहीं होता है तो वो निराश हो जाता है। चूँकि नारायण पहले 2 बार यह परीक्षा दे चुका था और उसका चयन नहीं हुआ था, इसलिए देखिए अब की बार भी शकलदीप बाबू को थोड़ी आशंका रहती है कि कहीं अब की बार भी अगर इसका चयन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। और इसी कारण देखिए वह अपनी झुंझलाहट जो है वो इस तरह से निकाल रहे हैं, नारायण की कमियां गिनाते हैं और कहते हैं कि अब तक तो इसे कोई भी छोटी मोटी नौकरी नहीं मिली है, तो डिप्टी कलेक्टरी में क्या इसका सिलेक्शन किस तरह से हो पाएगा, यह उनको आशंका रहती है। जमुना ने अब मृदु स्वर में उनके कथन का प्रतिवाद किया। ऐसी कुभाषा मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। हमारे लड़के में दोष ही कौन सा है? लाखों में एक है, सब्र की सौधार। मेरा तो दिल कहता है इस बार बबुआ जरूर ले ही लिए जाएंगे। फिर पहली भूख प्यास का लड़का है, माँ बाप का सुख तो जानता ही नहीं। इतना भी नहीं होगा तो उसका दिल टूट जाएगा। यूं ही न मालूम क्यों हमेशा उदास रहता है। ठीक से खाता पीता भी नहीं, ठीक से बोलता नहीं, पहले की तरह गाता गुनगुनाता नहीं। न मालूम मेरे लाडले को क्या हो गया है। यहाँ पर जमुना, जो कि नारायण की माँ है और शकलदीप बाबू की पत्नी है, उनका मातृ हृदय
शकलदीप बाबू की बातों से विचलित होता है और वह कहती है कि आप तो कम से कम मुँह से ये बात नहीं निकालिए कि हमारे पुत्र में कोई कमी है। और उनको इस बात का भी ध्यान दिलाती है कि इस परीक्षा को लेकर नारायण थोड़ा-सा उदास और निराश रहने लगा है। अंत में देखिए उनका गला भर आया और दूसरी ओर मुँह करके आँखों में आए आँसुओं को रोकने का प्रयास वह करने लगी। जमुना का रोते हुए देखकर शकलदीप बाबू आपे से बाहर हो गए। क्रोध तथा व्यंग में मुँह चिढ़ाते हुए बोले, लड़का है तो लेकर चाटो, सारी खुरापात की जड़ तुम ही हो और कोई नहीं। तुम मुझे जिंदा नहीं रहना देना चाहती। जिस दिन मेरी जान निकलेगी तुम्हारी छाती ठंडी होगी। वह हाँफने लगे। उन्होंने जमुना पर निर्दयतापूर्वक ऐसा जबरदस्त आरोप किया था जिसे वह सह न सकी। रोती हुई बोली, अच्छी बात है, अगर मैं सारी खुराफात की जड़ हूं तो मैं कमीनी की बच्ची जो आज से कोई बात। रुलाई के मारे वह आगे न बोल सकी और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। शकलदीप बाबू कुछ नहीं बोले बल्कि वहीं बैठे रहे। मुंह उनका तना हुआ था और गर्दन टेढ़ी हो गई थी। एक आध मिनट तक उसी तरह बैठे रहने के पश्चात वह जमीन पर पड़े अखबार के एक फटे पुराने टुकड़े को उठाकर इस तल्लीनता से पढ़ने लगे जिसे कुछ भी नहीं हुआ हो। लगभग 15-20 मिनट तक वह उसी तरह पढ़ते रहे। फिर अचानक उठ खड़े हुए। उन्होंने लुंग की तरह लिपटी धोती को खोलकर ठीक से पहन लिया और ऊपर से अपना पारसी कोट डाल लिया जो कुछ मेला सा हो गया था और जिसमें 2 चिप्पियाँ लगी थी। पुराना पंप शू पहन हाथ में छड़ी ले 1-2 बार खांस कर बाहर निकल गए। पति की बात से जमुना के हृदय को बहुत गहरा आघात पहुंचा था। शकलदीप बाबू को बाहर जाते हुए उसने देखा पर वह कुछ नहीं बोली। वह मुंह फुलाए चुपचाप घर के अटरम सटरम काम करती रही। और 1 घंटे बाद भी जब शकलदीप बाबू बाहर से लौटे उसके पास आकर खड़े हुए तब भी वह कुछ न बोली और चुपचाप तरकारी काटती रही यानी सब्जी काटती रही। बच्चों, कहानी के जब हम ये अध्ययन कर रहे हैं तो आपने भी मध्यम वर्गीय परिवार में इस तरह के दृश्य देखे होंगे जब एक पुत्र को लेकर या पुत्री को लेकर माँ बाप में जो बहस होती है। कहीं न कहीं यह जो गद्यांश जो हम अभी अध्ययन कर रहे हैं ऐसा लगता है कि हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। ऐसे दृश्य या तो हमने कभी अपने परिवार में देखे हैं या फिर अपने आसपास पड़ोस के जीवन में ऐसे दृश्य आपने अवश्य देखे होंगे जहाँ पर पुत्र और पुत्री के कैरियर को लेकर उनके जीवन को लेकर माँ बाप में इस तरह की बहस होने लगती है। शकलदीप बाबू ने खास कर कहा, सुनती हो, यह 150 रुपये रख लो, करीब 100 रुपये बबुआ की फीस में लगेंगे और 50 रुपये अलग रख देना, कोई और काम आ पड़े। तो शकलदीप बाबू जो कि अब तक झुंझला रहे थे अब उनका झुंझलाहट शांत होती है और अब वह नारायण की डिप्टी कलेक्टर की फीस के लिए भी पैसे लेकर आते हैं। जमुना ने हाथ बढ़ाकर रुपए तो अवश्य ले लिए पर अब भी कुछ नहीं बोली। लेकिन शकलदीप बाबू अत्यंत प्रसन्न थे और उन्होंने उत्साहपूर्वक आवाज़ में कहा, 100 रुपये बबुआ को दे देना, आज ही फीस भेज दे। होंगे, जरूर होंगे, बबुआ डिप्टी कलेक्टर अवश्य होंगे। कोई कारण ही नहीं कि वह न लिए जाए। लड़के के जेहन में कोई खराबी थोड़ी ही है। राम राम। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। नारायण जी इस बार भगवान की कृपा से डिप्टी कलेक्टर अवश्य होंगे। तो देखिए कहाँ पर शकलदीप बाबू पहले अपने पुत्र की कमियां गिनवा रहे थे और वही जो है उत्साह में कह रहे हैं कि उनके पुत्र में कोई कमी नहीं है। तो यही होता है एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति का मानसिक द्वंद्व। कभी झुंझलाहट में क्या निकलता है, कभी मन आशाओं से भर जाता है तो कभी आशंकाओं से भर जाता है और इसी आशा और आशंका का द्वंद्व उसके दिमाग में चलता रहता है। जमुना अब भी चुप रही और रुपयों को ट्रंक में रखने के लिए उठकर अपने कमरे में चली गई।
शकलदीप बाबू अपने कमरे की ओर लौट पड़े, पर कुछ दूर जाकर फिर घूम पड़े और जिस कमरे में जमुना गई थी उसके दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए और जमुना को ट्रंक में रुपए बंद करते हुए देखते रहे। फिर बोले, गलती किसी की नहीं, सारा दोष तो मेरा है। देखो ना, मैं बाप होकर कहता हूँ कि लड़का नाकाबिल है। नहीं नहीं, सारी खुरापात की जड़ में ही हूँ और कोई नहीं। एक दो क्षण वहीं खड़े रहे, लेकिन तब भी जमुना ने कोई उत्तर नहीं दिया तो कमरे में जाकर वह अपने कपड़े उतारने लगे। नारायण ने उसी दिन डिप्टी कलेक्टर की फीस तथा फॉर्म भेज दिए। दूसरे दिन आदत के खिलाफ प्रातःकाल ही शकलदीप बाबू की नींद उचट गई। वह हड़बड़ाकर आंखें मलते हुए उठ खड़े हुए और बाहर ओसारे में आकर चारों ओर देखने लगे। घर के सभी लोग निद्रा में निमग्न थे। सोए हुए लोगों की सांसों की आवाज़ और मच्छरों की भनभन सुनाई दे रही थी। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन बाहर के कमरे से धीमी रोशनी आ रही थी। शकलदीप बाबू चौंक पड़े और पैरों को दबाए कमरे की ओर बढ़े। उनकी उम्र 50 के ऊपर होगी। वह गोरे नाटे और दुबले पतले थे। उनके मुख पर अनगिनत रेखाओं का जाल बुना हुआ था और उनकी बाहों तथा गर्दन पर चमड़े झूल रहे थे। दरवाजे के पास पहुंचकर उन्होंने पंजे के बल खड़े हो होठ दबाकर कमरे के अंदर झांका। उनका लड़का नारायण मेज पर रखी लालटेन के सामने सिर झुकाए ध्यानपूर्वक कुछ पढ़ रहा था। शकलदीप बाबू कुछ देर तक आंखों को साश्चर्य फैलाकर अपने लड़के को देखते रहे, जैसे किसी आनंददायी रहस्य का उन्होंने अचानक पता लगा लिया हो। फिर वह चुपचाप धीरे से पीछे हट गए और वहीं खड़े होकर जरा मुस्कुराए और फिर दबे पांव धीरे धीरे वापस लौटे और अपने कमरे के सामने ओसारा के किनारे खड़े होकर आसमान को उत्सुकतापूर्वक निहारने लगे। तो देखिए बच्चों, नारायण द्वारा जब डिप्टी कलेक्टरी का फॉर्म और फीस भेज दी जाती है तो दूसरे दिन प्रातःकाल ही शकलदीप बाबू उठ जाते हैं और उन्होंने दरवाजे के पास जाकर अंदर झांका तो उन्हें उनका जो पुत्र है नारायण वह पढ़ाई में ध्यानमग्न दिखाई देता है और इससे शकलदीप बाबू को आनंद भी होता है और आश्चर्य भी होता है और एक उम्मीद उनके मन में आ जाती है कि अब की बार उनके पुत्र का डिप्टी कलेक्टरी में चयन हो जाएगा। और यहाँ पर इसी बात को लेखक ने एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति क्या उम्मीदें रखता है, किन आशाओं से वह गुजरता है जब उसे यह भरोसा होने लगता है कि उसका भविष्य उज्जवल होने वाला है, तो इस बात की कल्पना मात्र से ही वह कितना खुश हो जाता है, इसको ही कहानीकार ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। उनकी आदत 6 साढ़े 6 बजे से पहले उठने की नहीं थी, लेकिन आज उठ गए थे तो मन अप्रसन्न नहीं हुआ। आसमान में तारे अब भी चटक दिखाई दे रहे थे और बाहर के पेड़ों को हिलाती हुई और खपड़े को स्पर्श करके आंगन में न मालूम किस दिशा से आती जाती हवा उनको आनंदित और उत्साहित कर रही थी। वह पुनः मुस्कुरा पड़े और उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, चलो अच्छा ही है। और अचानक उनमें न मालूम कहाँ का उत्साह आ गया। उन्होंने उसी समय ही दातून करना शुरू कर दिया। इन कार्यों को निपटाने के बाद भी अंधेरा ही रहा तो बाल्टी में पानी भरा और गुसल खाने में ले जाकर स्नान करने लगे। स्नान से निवृत्त होकर जब वह बाहर निकले तो उनके शरीर में एक अपूर्व ताजगी और मन में एक अवर्णनीय उत्साह था। तो अपने पुत्र नारायण को देखिए, डिप्टी कलेक्टरी परीक्षा की तैयारी में अध्ययनरत देख शकलदीप बाबू के हृदय में बहुत ही आनंद और उत्साह का संचार होने लगता है और इस कारण उनकी जो जीवनचर्या है उनमें भी सहसा परिवर्तन आता है। और देखिए कहाँ वह सुबह जल्दी नहीं उठते थे, लेकिन अब उमंग और उत्साह में वह सुबह सुबह ही अपनी दिनचर्या के काम करने लगते हैं। यद्यपि उन्होंने अपने सभी कार्य चुपचाप करने की कोशिश की थी तो भी देह दुर्बल होने के कारण कुछ खटपट हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पत्नी की नींद भी खुल गई। जमुना को तो पहले चोर वोर का संदेह हुआ, लेकिन उसने झटपट आकर जब देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। शकलदीप बाबू आंगन में खड़े खड़े आकाश को निहार रहे थे। जमुना ने चिंतातुर स्वर में कहा, इतनी जल्दी स्नान की जरूरत क्या थी? इतना सवेरे तो कभी भी नहीं उठा जाता था। कुछ हो हुआ तो नहीं गया?
तो शकलदी बाबू झेप गए और झूठी हंसी हंसते हुए बोले, धीरे धीरे बोलो भाई, बबुआ पढ़ रहे हैं। जमुना बिगड़ गई। धीरे धीरे क्यों बोलूं? इसी लक्षण से परसाल बीमार पड़ जाया गया था। शकलदी बाबू को आशंका हुई कि इस तरह बातचीत करने से तकरार बढ़ जाएगी और शोर शराबा होगा, इसलिए उन्होंने पत्नी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वह पीछे घूम पड़े और अपने कमरे में आकर लालटेन जलाकर चुपचाप रामायण का पाठ करने लगे। पूजा समाप्त करके जब वह उठे तो उजाला हो गया था। वह कमरे से बाहर निकल आए। घर के बड़े लोग जो जाग गए थे, पर बच्चे अभी तक सोए थे। जमुना भंडार घर में कुछ खटर पटर कर रही थी। शकलदी बाबू ताड़ गए और वह भंडार घर के दरवाजे के सामने खड़े हो गए और कमर पर दोनों हाथ रखकर कुतूहल के साथ अपनी पत्नी को कुंडे में से चावल निकालते हुए देखते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने प्रश्न किया, नारायण की अम्मा, आजकल तुम्हारा पूजा पाठ नहीं होता क्या? और झेप कर वह मुस्कुराए। शकलदीप बाबू इसके पूर्व सदा राधा गोस्वामी पर बिगड़ते थे और मौका बेमौका उनकी कड़ी आलोचना भी किया करते थे। इसको लेकर औरतों में कभी कभी रोना पीटना तक भी हो जाता था। इसलिए आज भी जब शकलदीप बाबू ने पूजा पाठ की बात की तो जमुना ने समझा कि वह व्यंग्य कर रहे हैं। उसने भी प्रत्युत्तर दिया, हम लोगों को पूजा पाठ से क्या मतलब है? हम तो नरक में ही जाना है। जिनको स्वर्ग में जाना है वह करें। लो, बिगड़ गई। शकलदीप बाबू मंद मंद मुस्कुराते हुए झट से बोले, अरे मैं मजाक थोड़ी कर रहा था, मैं बड़ी गलती पर था। राधा गोस्वामी तो बड़े प्रभावशाली देवता है। जमुना को राधा स्वामी को देवता कहना बहुत बुरा लगा और वह तिनक कर बोली, राधा स्वामी को देवता कहते हैं? वह तो परमपिता परमेश्वर है। उनका लोक सबसे ऊपर है। उसके नीचे ही ब्रह्मा विष्णु और महेश के लोक आते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ पूजा पाठ भी करोगी? सुनते हैं सच्चे मन से राधा स्वामी की आराधना करने से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। शकलदी बाबू उत्तर देकर कांपते होठों में मुस्कुराने लगे। जमुना ने पुनः भूल सुधार किया, इससे दिखाना थोड़े होता है, मन में नाम ले लिया जाता है, सभी मनोरथ बन जाते हैं और मरने के बाद आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, फिर 84 नहीं भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, एक शकलदी बाबू जो है वह भाग्य में भी विश्वास करते हैं और यही कारण है कि वह पत्नी से भी पूजा पाठ करने के लिए कहते हैं ताकि उसका कुछ फल मिले और उनके पुत्र नारायण का डिप्टी कलेक्टरी में चयन हो जाए। यह कहानी बच्चों एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति की आशा आशंकाओं को, उसके द्वंद्व को उकेरने वाली कहानी है। और जब हम इस कहानी का अध्ययन करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि यह कहानी हमारे जीवन से अलग है। यह हमारे घर परिवार, ऐसा लगता है कि हमारे घर के सदस्य ही इस कहानी के पात्र हो। बच्चों, आज के लिए इस कहानी में इतना ही। कहानी का अध्ययन हम आगे की वीडियो में और करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।